आज की कहानी है ब्रिटेन से दिव्या माथुर की एडम और ईव। सुनिए वैदेही के स्वर में। बात जरा सी थी। एक झन्नाटेदार थप्पड़ ईव के गाल पर पड़ा। वो संभल नहीं पाई। कुर्सी और मेज से टकराती हुई जमीन पर जा गिरी। उसका बायां हाथ स्वतः गाल पर चला गया। लगा कि जैसे उसका चेहरा उबड़ खाबड़ हो गया हो। जबड़े की हड्डियां एक दूसरे पर चढ़ गई थीं और दर्द के मारे उसका बुरा हाल था। उसने उठने की कोशिश की। उसकी आंखों के आगे तारे घूम गए। सुबह की व्यस्तता में ईव के हाथ लगने भर से मेज पर रखी दूध की खुली बोतल लुढ़क गई थी। कॉर्नफ्लेक्स में एडम दूध डालने ही वाला था कि यह दुर्घटना घट गई। एडम को एहसास तो हो गया कि चांटे के लिए यह समय उपयुक्त नहीं था। ईव और रॉबिन दोनों के स्कूल जाने का समय था। पड़ोस, स्कूल बस अथवा स्कूल में उसकी क्रूरता उजागर हो सकती थी। उसे सावधानी बरतनी चाहिए थी। अपने बचाव के लिए उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। आई एम रियली वेरी सॉरी डार्लिंग, कहते हुए एडम ने बड़े प्यार से पत्नी को सहारा देकर कुर्सी पर बिठा दिया और अपना सिर ईव के घुटनों पर रखकर उसके कदमों में बैठ गया। ऐसी परिस्थितियों में एडम के अतिरिक्त स्वयं अपने प्रति ईव की वितृष्णा चरम सीमा पर होती है, क्योंकि वो जानती है कि एडम उसकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है, फिर उसको बेवकूफ़ बना रहा है। अपने भय, भीरुता और कमजोरी पर शर्मिंदा होने के सिवा वो और कुछ नहीं कर पाती। पर बस अब और नहीं होगा। जो होगा देखा जाएगा। अधिक से अधिक वो उसकी हत्या ही तो कर सकता है। वो जिंदा है तो केवल अपने इकलौते बेटे रॉबिन के लिए। उसे देखती है तो वह फीनिक्स की मानिंद फिर जिंदा हो उठती है। प्रतिवाद के लिए ईव ने अपने भिचे हुए दांतों को जरा सा खोला भर था कि मुंह में भरा खून यकायक फूट पड़ा, जो एडम के हाथों और कपड़ों पर भी गिरा। फकिंग हेल, कहता हुआ एडम गुसलखाने की ओर लपका। ईव किचन टिश्यूज से अपना चेहरा साफ करने लगी। खून से लथपथ टिश्यूज की लुगदी बन गई थी। इतना खून! वह अचेत हो गई। होश आया तो वह अपने बिस्तर पर थी। एडम नदारद था। वह उठकर सीधे गुसलखाने में पहुंची। शीशे में अपना सूजा हुआ चेहरा देखा तो उसे एक बार फिर चक्कर आ गया। ऐसी हालत में वो स्कूल कैसे जा पाएगी? चेहरे पर पड़े नीले पीले दाग भारी मेकअप के नीचे भी नहीं छिपेंगे। इस घाव के लिए कोई बहाना नहीं बनाया जा सकता था। भीषण पाठ्यक्रम के चलते अध्यापकों के लिए छुट्टी लेना लगभग अपराध माना जाता है। उनके भीषण परिश्रम को नज़रअंदाज करते हुए लोग केवल उनकी छुट्टियों से रश्क करते हैं। रॉबिन के अलावा स्कूल ही तो उसका सहारा है, जहाँ जाकर वो अपने सारे दुख दर्द भूल जाती है। कहीं उसे स्कूल से निकाल दिया गया तो? खटपट सुनकर एडम गुसलखाने में आ धमका। डार्लिंग, आर यू ऑल राइट नाउ? एडम ने बड़े प्रेम और चिंतित स्वर में पूछा। लीव मी अलोन। दर्द और गुस्से की वजह से ईव ठीक से बोल नहीं पाई। आई सैड आई एम सॉरी। एडम ने उसे झिड़का। यही क्या कम था कि उसने माफ़ी मांग लेती? सॉरी कह देने से क्या उसका दर्द मिट जाएगा? उसके टूटे हुए दांत जुड़ जाएंगे? उसके अनादर और अपमान का क्या? अपने सिवा एडम को किसी से हमदर्दी नहीं है। कभी कभी वो सोचती है कि क्या परिस्थितिवश एक दिन वह रॉबिन को भी दांव पर लगा सकता है। इस वक्त तो एडम बात को दबाना चाहता था, इसलिए वो दंदनाता हुआ रॉबिन के कमरे में चला गया। मम्मी इज मेकिंग अ सीन अगेन। पर तुम मेरे समझदार बेटे हो, तुम किसी से कुछ नहीं कहना, ओके? ईव तो जानती ही थी कि वह रॉबिन को बहला फुसलाकर चुप रहने को कहेगा। वॉट हैपन टू मम्मी? रॉबिन ने दृढ़ता से पूछा। वॉट हैपन्स इन एवरी फैमिली माई लिटिल मैन। कोई पूछे तो कह देना कि मम्मी बाथरूम में फिसल गई थी। अब जल्दी तैयार हो जाओ, शाम को हम मैकडोनल्ड्स चलेंगे। ईव के न चाहने पर भी एडम आज रात को उसके साथ भी जोर जबरदस्ती करेगा और वह कसमसा कर रह जाएगी कि कहीं रॉबिन न सुन ले। एडम सोचता है कि सेक्स से औरत को पराभूत किया जा सकता है। ऐसी रातों को ईव अतिरिक्त विरक्त रहती है। उसके मृतप्राय शरीर पर चपेटे मार मार कर जगाने के प्रयत्न में विफल एडम झुंझला कर शराब पीने बैठ जाता है या घर से बाहर चला जाता है। ईव नहीं चाहती कि वह लौटे। हर दिन दर्जनों दुर्घटनाएं घटती हैं। लोग ट्रेन और बसों के नीचे दबकर मर जाते हैं। हृदयाघात से न जाने कितने युवा लोग स्वर्ग सिधार जाते हैं।
पर बदकिस्मत ईव के घर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जाने किन बुरे कर्मों की उसे सजा मिल रही है। विवाह के पहले ही हफ्ते में गुसलखाने में अधिक समय लगाने की वजह से एडम ने जब उसे चांटा मारा था तो वह सख्ती में आ गई थी। तब उसे अपनी माँ की याद बड़ी शिद्दत से आई थी। लगा कि उसी वक्त भागकर माँ की गोद में छिपकर फफक फफक कर रो कर उनसे अपनी व्यथा को बांटे, पर वो हिम्मत नहीं जुटा पाई। प्रेम विवाह के बाद मायका छूट चुका था। पिता अपनी लाडली और इकलौती बेटी की शक्ल भी देखने को तैयार नहीं थे। ये घर छोड़ा तो वो कहाँ सिर छिपाएगी। एडम को बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो नहीं चाहता था कि उनके संतान हो। जब ईव ने गर्भपात के लिए साफ इनकार कर दिया था तो एडम ने उसके पेट पर लात मार दी थी। ईव के डॉक्टर से शिकायत कर देने की धमकी पर ही वो पीछे हटा था, क्योंकि नर्सों और डॉक्टरों द्वारा ईव के नियमित जांच के दौरान एडम की पोल खुल सकती थी। कोख में भ्रूण के साथ साथ एडम के अंतर में भी क्रोध पलने लगा। ईव के छोटे मोटे अपमान तो वह सुबह शाम किया ही करता था। कभी कभी वो उसकी पीठ और कंधों पर धौल भी जमा दिया करता। हालांकि ईव अपनी सुरक्षा का ध्यान रखती थी और एडम के लौटने से पहले वह अंधेरा करके सो जाने का उपक्रम करती, किंतु जब वो लौटता तो कभी उसके बाल खींचता या उसका हाथ मरोड़ देता। वो जल्दी से उठकर दूसरे कमरे में चली जाती और कमरे को अंदर से लॉक कर लेती। स्वार्थी और मतलबी होने की वजह से एडम के अधिक दोस्त नहीं थे। वह सिर्फ आस पड़ोस की महिलाओं और रॉबिन के स्कूल के हेड मिस्ट्रेस से बना के रखता था। पिछले 2 ही महीनों में यह तीसरी बार था कि एडम ने उस पर हाथ उठाया था। पिछली बार जब रॉबिन अपने सोने के कमरे में जा चुका था, जहां से सुबह 7 बजे से पहले बाहर निकलने की सख्त मनाही थी, एडम ने ईव को बुरी तरह झंझोड़ डाला था। पिछली बार मेकअप के बावजूद वह अपने गले और बाहों के निशान सह अध्यापिका लिजी से छिपा नहीं पाई थी। ईव, तुम्हें काउंसलिंग पर भरोसा नहीं है तो रॉबिन को लेकर मेरे घर चली आओ और जब तक तुम्हें ठिकाना न मिल जाए वहीं रहो। लिजी के भरोसा दिलाने के बावजूद ईव जानती थी कि एडम से छुटकारा पाना ऐसा आसान नहीं है। वह उसे और रॉबिन को मृत्यु पर्यंत नहीं छोड़ेगा। रॉबिन को लेकर उसे छोड़कर जाने की धमकी वह उसे पहले ही दे चुका था। जब तब वह अपने बचपन के दोस्त हेनरी का जिक्र करता रहता है, जो एक प्रतिष्ठित वकील है। कहीं वे उसे रॉबिन से दूर ना कर दें। इस पैकेट को गाल पर लगाने से तुम्हें मिनटों में आराम आ जाएगा, कहते हुए एडम ने फ्रोजन मटर का पैकेट ईव के गाल पर लगाने की कोशिश की। ईव के झटक देने पर वो दांत पीस कर रह गया। रॉबिन स्कूल चला गया होता तो ज़रूर वो ईव पर फिर हाथ उठा देता। पिछली बार ईव के सिर्फ यह कहने पर कि एडम को अपने गुस्से का इलाज करवा लेना चाहिए, एडम ने उसका हाथ बुरी तरह मरोड़ दिया था। वहाँ पर पड़े बड़े बड़े नील वो सबसे छिपाती फिरी थी। सूट योरसेल्फ, कहते हुए एडम मटर का पैकेट बिस्तर पर फेंकता हुआ और पांव पटकता हुआ बैठक में टीवी के सामने जा बैठा। प्लास्टिक के पैकेट को गाल पर लगाने से ईव के भन्नाते हुए माथे को कुछ राहत मिली। वो किसी तरह एडम संभल जाए ताकि उनका परिवार न टूटे। गूगल सर्च से उसे क्रोध और मानसिक स्वास्थ्य के विषय में कई वेबसाइट मिली जो उसने एडम को भेज दी ताकि वो इस दिशा में कोई ठोस कदम उठा पाए, लेकिन मामला और बिगड़ गया। उसे लगा कि ईव को लिज भड़का रही थी, जबकि वो ईव की सचमुच सहायता करना चाहती थी। उसी ने ईव को सलाह दी थी कि वेबसाइट्स पर लिखे परामर्श के अनुसार एडम के अतीत को कुरेदे। शायद कुछ ऐसा घटा हो जिसकी वजह से उसकी यह हालत हुई है। सहवास के दौरान जब जब उसे एडम को कुरेदने का प्रयत्न किया, उसके हाथ सिर्फ थप्पड़ ही आए। अपनी सास से जिक्र करने के हर के अर्थ से ही एडम और भड़क जाता था। जीपी से भी परामर्श किया, किंतु एडम तो समस्या को ही स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वो क्या करे। लिजी गोल्ड, जिसकी सहायक के रूप में ईव को नौकरी मिली थी, छोटी बहन एडम की पहली गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। उसी के माध्यम से लिजी एडम की बुरी प्रवृत्ति के बारे में जानती थी, किंतु उसने ईव से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। किंतु जब उसने ईव की बाहों और गले पर नीले पीले निशान देखे
तो वह अपने को सलाह देने से रोक नहीं पाई कि एडम यदि उस पर फिर कभी हाथ उठाए तो उसे जल्दी से जल्दी पुलिस को खबर कर देनी होगी। ताज़ा सबूत मिलने पर उसका केस मजबूत हो जाएगा और उसे एडम से आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। कहना बहुत आसान होता है, विशेषतः एक नाबालिग बच्चे के साथ जिसे एडम अपने नियंत्रण में रखता है। वह स्वयं एडम की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है। प्यार मनुहार से वो उसका बेवकूफ़ बनाने में हर बार कामयाब हो जाता है। नाम के अलावा एडम ने ईव की शख्सियत ही बदल डाली थी। उसका असली नाम ईवा था। इश्कबाजी के आरंभिक दिनों में वह प्यार से उसे ईव कहने लगा और उसके नाना करने के बावजूद पासपोर्ट भी उसका ईवा से ईव करवा कर ही माना था। धीरे धीरे छोटी स्कर्ट्स लंबी होती चली गई थी। स्लीवलेस टॉप्स की जगह बाहों वाले टॉप्स आ गए थे। लंबे झुमकों की जगह साधारण स्टड्स ने ले ली थी। यह सब इश्क के नाम पर हुआ। आज तो एडम ने हद ही कर दी। पिछली बार वो न जाने क्या करे। रॉबिन को भी खतरा हो सकता है। हेड मिस्ट्रेस को अपनी अस्वस्थता की सूचना देने के लिए ईव ने अपना मोबाइल फ़ोन के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा फ़ोन नदारद था। जब तक सूजन उतर नहीं जाती एडम उसे किसी से मिलने नहीं देगा और ईव की खूब सेवा टहल करने का नाटक करेगा ताकि वो उसकी पोल ना खोल दे। माफ़ करना टेरेसा, ईव को फ्लू हो गया है। रात भर बेचारे खांसती रही। ईवा के मोबाइल से ही एडम ईव की प्रिंसिपल से बातें बना रहा था। वॉइस ऑन थी ताकि ईवा सुन ले। जब वो स्कूल जाए तो उसे भी एडम की बात ही कहनी थी। आजकल फ्लू वायरस चारों तरफ फैल रहा है। बेटे के साथ तो आपको और भी केयरफुल रहना होगा। आप भी विटामिन सी लेना मत भूलिएगा। दोनों की बातें देर तक चलती रहीं। अड़ोस पड़ोस में सबसे एडम की अच्छी दोस्ती है, पर ईव के नज़दीक वह किसी को फटकने तक नहीं देता। वो अपने परिवार से संबंध जोड़ सकती थी, किंतु एडम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। एडम इज सच अ फैबुलस गाय। ईव यू आर सो लक्की, लोग कहते हैं। ऐसे में किसी को उसके बारे में कुछ बताना दीवार से सिर पत्थर फोड़ने के बराबर है। मर्द तो मर्द रहेंगे। एडम को कभी गुस्सा आ जाए तो तुम चुप लगा के बैठ जाया करो, वह मिनटों में ठंडा पड़ जाता है कि नहीं? फिर वो तुम्हारे आगे पीछे भी तो घूमता होगा। एडम की माँ मॉरीन, जिसे अपने इकलौते बेटे के उग्र रूप की खासी जानकारी है, ईव को सलाह देती रहती है। लैंडलाइन है नहीं और उसके मोबाइल पर भी पहरा है। वो जानती है कि मौका मिलते ही एडम उसके फ़ोन को चेक करता है। एक शाम इसी बात पर वो भड़क उठाता कि ईव की माँ ने क्यों फ़ोन किया था। इफ़ यू एवर ट्राई टू विजिट योर पेरेंट्स, डोंट एवर बॉदर टू कम बैक टू माई हाउस। टीवी पर एडम खबरें सुन रहा था जो ईव को साफ सुनाई दे रही हैं। किसी सैली चालान के विषाद भरे जीवन के विषय में बात हो रही है जिसे आजीवन कैद से रिहा कर दिया गया है। रेडियो अनाउंसर किसी मनोचिकित्सक से बात कर रहा है। ईव ने अपने शयन कक्ष का दरवाज़ा थोड़ा सा खोल लिया है ताकि वो ठीक से सुन पाए। सैली के बेटों ने भी वही सच माना जो उनके पिता ने उन्हें सिखाया पढ़ाया था और उसे पिता की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास में डाल दिया गया। जब बेटे सोचने समझने लायक हुए तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी माँ के साथ कितनी बेइंसाफ़ी हुई थी। मनोचिकित्सक कह रही है कि पतियों द्वारा सताई गई महिलाओं को जनता आज भी शक की नज़रों से देखती है। कैसे उन्हें वकीलों, जूरी और न्यायाधीश के सामने पेश किया जाता है और अधिकतर ऐसी औरतों को सबूत की ठीक से जांच पड़ताल किए बिना ईर्ष्यालु किस्म की मतलबी हत्यारन मान लिया जाता है। डोमेस्टिक एब्यूज़ केवल शारीरिक ही नहीं होती, भावुकता, वित्त एवं सेक्स से भी जुड़ी होती हैं। जो औरतें हिंसा पर उतर आती हैं उन्हें केवल खराब या पागल करार दे दिया जाता है, जबकि उनकी मानसिक बीमारी उन पर किए गए अत्याचार की वजह से होती है। एडम भी तो क्रोध में ईव से यही कहता रहता है, यू आर सिक। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें रॉबिन के पास भी जाने देता हूँ। अचानक एडम ने टीवी बंद कर दिया है। शायद उसे शक हो गया था कि ईव सब कुछ सुन रही थी। इसके पहले कि वो कमरे में आता वह उठकर गुसलखाने में चली गई। प्रेम विवाह के जुर्म के लिए ईव भी तो बामशक्कत कैद की सज़ा भुगत रही थी, जहाँ एक क्रूर थानेदार की तरह एडम उसे रोज़ प्रताड़ित और अपमानित करता है।
ईव की सिर्फ 2 ही सहेलियां थीं जिनसे मिलना भी दुश्वार हो गया था। दोनों कामकाजी युवतियां थीं तो दिन में तो उनसे बात हो नहीं सकती थी। जब कभी उनके फ़ोन आते एडम किसी न किसी बहाने उनकी बातचीत बंद करवा देता था। धीरे धीरे उन्होंने फ़ोन करना ही छोड़ दिया। रॉबिन के स्कूल में जब ईव को नौकरी मिली तो भी एडम के कान खड़े हो गए, किंतु उसकी नौकरी की वजह से ही रॉबिन की फीस में भारी कटौती होने लगी तो वह चुप लगा गया। पर उसने वहाँ के प्रिंसिपल और उसके पति से दोस्ती गांठ ली, क्योंकि वो जानता था कि लिजी जिससे उसे खतरा हो सकता था उसकी बातों में वो नहीं आने वाली थी। वो बहुत कुछ जानती थी। ईव के अल्प वेतन पर भी एडम ने नियंत्रण रखा। ईव पूरी तरह पराधीन थी। 9 बजे के करीब ट्रे में एक लाल गुलाब के फूल के साथ एडम चाय और बिस्किट्स लेकर प्रकट हुआ। ईव का मन हुआ कि ट्रे को उसके मुंह पर दे मारे और किसी तरह घर से भाग निकले। उसका दिलो दिमाग गुस्से और कुंठा से ऐसे भरे थे कि उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। उसकी नब्ज को एडम खूब पहचानता था कि कब, कैसे और कहाँ उसे पटकनी दे सकता था। ईव इस वक्त किसी तरह घर से बाहर खुली हवा में सांस लेना चाहती है। यह एडम बखूबी जानता है। वो किसी हालत में उसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देगा। किसी के घर आने का तो अंदेशा भी नहीं। एक केवल लिजी ही है जो एडम के दुर्व्यवहार के बारे में सब जानती है और मदद करने को तैयार है। मम्मी मम्मी, वेयर इज़ माई ब्लू ब्लेजर? पूछता हुआ रॉबिन कमरे में आ पहुंचा। जल्दी से तैयार हो जाओ रॉबिन, तुम्हारी स्कूल बस आती होगी। एडम ने रॉबिन को बीच में ही पकड़ लिया। इज मम्मी स्टिल इन बेड? सो रही है मम्मी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बी ए गुड बॉय, जल्दी से तैयार हो जाओ। रॉबिन ने बालों को उलझाते हुए एडम उसे बाहर ले गया। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है डैडी, क्या मैं कार्टून्स देख सकता हूँ? पिता के हाथ से रिमोट लेकर रॉबिन सोफे पर पालती मारते हुए बैठ गया। ओके, आज हम दोनों टीवी देखते हैं और मम्मी के लिए सूप और ब्रेड बनाते हैं। थैंक यू डैडी, हुर्रे, आई विल बेक अ ब्रेड फॉर मम्मी। रॉबिन, आज तुम्हारा टेस्ट है, तुम छुट्टी नहीं ले सकते। अपने दुखते जबड़े को संभालते हुए ईव ने चिल्लाकर कहा ताकि बैठक में दोनों उसकी बात सुन लें। इसके पहले कि एडम उसे रोकता, रॉबिन भागता हुआ कमरे में आ पहुंचा, किंतु मम्मी का चेहरा देखकर सकते में आ गया। व्हाट हैपेंड मम्मी, डिड यू हैव एनी एक्सीडेंट? रॉबिन ने घबरा कर पूछा। ईव ने बेटे को तसल्ली देनी चाहिए, किंतु उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। सिर्फ आंसू बह निकले जो गाल पर जमे हुए खून में मिलकर धब्बों में तब्दील हो गए। कुछ नहीं रॉबिन, सुबह मम्मी सीढ़ी से फिसल गई थी। एडम ने रॉबिन के दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए कहा और उसे बाहर ले गया। पिछली बार तो एडम ने बेटे के सामने ही ईव की पीठ पर एक धौल जमा दी थी और रॉबिन के पूछने पर कहा था वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था। हालांकि ईव के चेहरे पर कुछ और ही लिखा था। बच्चे बड़े चतुर होते हैं और ऐसे बहुत से प्रश्न रॉबिन के मन में भी घूमा करते हैं। आप तो कह रहे थे कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। रॉबिन छिटक कर अपने कमरे में भाग गया। पिछले हफ्ते की ही तो बात है, उसकी अध्यापिका ने बच्चों को माँ बाप के हिंसक व्यवहार के विषय में जानकारी दी थी। क्या ये वही तो नहीं? स्कूल के लिए तैयार होकर वो अभी नीचे उतरा ही था जब उसकी बस घर के बाहर पहुंची। एडम ने उसका लंच बॉक्स यह सोचकर नहीं तैयार किया था कि वो स्कूल नहीं जाएगा, पर रॉबिन धड़धड़ाता हुआ दरवाजा खोलकर बस में जा बैठा। रॉबिन, तुम्हारा लंच। घबराया हुआ एडम बाहर भागा। कोई बात नहीं एडम, आज वह स्कूल में ही खा लेगा, पड़ोसन हेलन बोली, जो अपने बेटे को बस तक छोड़ने आई थी। ईव और रॉबिन दोनों की तबीयत कुछ ढीली है। मैंने सोचा कि वो स्कूल नहीं जाएगा। ओ, क्या ईव बीमार है? हाँ, उसे तेज बुखार है। आजकल फ्लू का जोर है। एडम, उबले पानी में शहद मिलाकर उसे दिन में कई बार पिलाओ। थैंक्स हेलन, मैं बस वही करने जा रहा हूँ। ईव के लिए दोपहर को मैं चिकन सूप बना के ले आऊँगी। वो मेरा इतना ख्याल रखती है। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने आज छुट्टी ले ली है। अरे वाह, पति हो तो ऐसा। कहते हुए हेलन अपने घर में घुस गई। एडम ने चैन की सांस ली, पर उसे रॉबिन की फिक्र थी। प्रिंसिपल उसकी अच्छी मित्र है। यदि रॉबिन ने कुछ कहा तो वह अवश्य उसे फ़ोन करेगी। अधीर हुआ वह गुस्से में रिमोट पर चैनल सर्फिंग करने लगा। क्या ज़रूरत थी ईव को बिस्तर से बाहर निकलने की? करीब 1 घंटे के बाद ईव तैयार होकर कमरे से बाहर निकली और बाहर के जूते पहनने लगी। एडम कूदकर उसके पास चला आया। डार्लिंग, कहाँ जा रही हो?
कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। उसका कोट उतारते हुए एडम बड़े मीठे स्वर में बोला। मन तो कर रहा था कि ईव की जमकर पिटाई कर दे। मुझे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, मेरा दांत हिल रहा है, सपाट आवाज में ईव बोली। मुझे देखने दो, कहते हुए उसने ईव के मुंह में झांका। दाढ़ इतनी सूजी हुई थी कि उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। मुझे नहीं लगता है कि कुछ टूटा फूटा है, कल तक सब ठीक हो जाएगा डार्लिंग, हैव पेशेंस। मैं इससे ज़्यादा दर्द नहीं सह सकती डार्लिंग, मैं तुम्हें 2 पैरासीटामोल देता हूँ, देखना कुछ घंटों में दर्द छूमंतर हो जाएगा। शाम को हम तुम्हारी पसंद के रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाएंगे। ईव को आलिंगन में लिए वो कमरे में ले आया। मैं जानवर नहीं हूँ जिसे पीट कर एक हड्डी दे दी जाए और वो दुम हिलाने लगे। अपने हाथों से गाल दबाते हुए ईव बड़ी मुश्किल से बोल पा रही थी। वह एडम की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन गुस्से में वो चुप न रह सकी। तुम्हारी प्रॉब्लम बस यही है, एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना लेना। अगर ये छोटी सी बात है तो तुम मुझे डेंटिस्ट के पास क्यों नहीं जाने दे रहे हो? इसीलिए कि ज़्यादातर लोग तुम्हारी तरह मूर्ख हैं। चेहरे पर जरा सा निशान देख लेंगे तो 100 बातें बनाएंगे। यह तुम्हें छोटा सा निशान दिख रहा है, सूजन के उतरते ही देख लेना, इट्स नॉट अ बिग डील। तो तुम मुझे डेंटिस्ट के पास जाने नहीं दोगे? मैं कह रहा हूँ कि पैसे बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं। एडम अपना गुस्सा दबाते हुए बोला। क्या मैं तुम्हारी कैद में हूँ? ईव ने इस बार एडम से आंख मिलाते हुए पूछा। बहुत सह चुकी, क्या करेगा, एक थप्पड़ और मार देगा। डार्लिंग तुम कैसी बातें कर रही हो, ये तुम्हारा घर है, जेल नहीं। एंड आई लव यू सो मच। एडम का गुस्सा यकायक काफूर हो गया था। वो जान गया कि इस वक्त गुस्से से काम नहीं चलेगा। ये सब तुम्हारे लव की निशानियां हैं? ईव ने अपने चेहरे को आगे करते हुए पूछा। डार्लिंग क्या तुम अब सारी जिंदगी मेरे जख्मों पर नमक ही छिड़कती रहोगी? कांट वी मेकअप? मेकअप कितने दिन के लिए? जब तक तुम मुझे फिर न मारो, अगली बार इससे कहीं अधिक जोर से। अब ऐसा नहीं होगा डार्लिंग, आई प्रॉमिस यू। वह ईव का हाथ सहलाते हुए बोला। यही तुमने पिछली बार भी कहा था और मैं तुम्हें सच्चे दिल से माफ भी कर दिया था, पर अब क्या? अब क्या करोगी? थाने में जाकर रिपोर्ट करोगी? एडम एकाएक उग्र उठा। एडम की आंखों में खून उतर आया था। नहीं, रॉबिन न होता तो शायद ऐसा करने की सोचती, पर ईव संभल गई। वो जानती थी कि गुस्से में एडम कुछ भी कर सकता था। रोज अखबारों में पढ़ती रहती थी कि पति अथवा पत्नी ने बच्चों की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। उसे संयम से काम लेना होगा ताकि एडम को उस पर शक न हो। पर क्या, मेरे और अपने लिए न सही एडम, हमारे बेटे के भविष्य के बारे में तो सोचो। डॉक्टर से सलाह लो। आजकल बहुत से एंगर मैनेजमेंट कोर्स हैं। 1 या 2 बार मुझे गुस्सा क्या आ गया, वो भी तुम्हारी बेवकूफ़ियों की वजह से। तुम सोचती हो कि मैं पागल हूँ? अभी तो मैं बस डेंटिस्ट के पास जाना चाहती हूँ। तकलीफ बहुत ज़्यादा है। दर्द इतना बढ़ चुका था कि वो अपना सिर मेज पर पटकने लगी। इससे तो अच्छा है कि एडम उसकी हत्या ही कर दे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। ईव को शयन कक्ष में धकेलता हुआ एडम दरवाजे की ओर लपका। हेलन हाथ में एक थर्मस लिए खड़ी थी। हेलो, हाउ इज ईव नाउ? कहते हुए हेलन ने अपना पैर दरवाजे के अंदर रख दिया। शी स्लीपिंग। हेलन के हाथ से थर्मस पकड़ते हुए एडम फुसफुसाया। ओह, तुम्हें कुछ काम वाम हो तो हो आओ, मैं ईव की देखभाल कर सकती हूँ, हेलन ने अंदर झांकते हुए कहा। अरे नहीं हेलन, बट थैंक यू सो मच, मैं आज घर से ही काम कर रहा हूँ। ओके देन, ईव को मेरी शुभकामनाएं दे देना। कहते हुए हेलन अपने घर चली तो आई। दरवाजे की आड़ में से उसे ईव का लाल नीला चेहरा दिख गया था। शक तो खैर उसे पहले से ही था। ऐसे ही काले नीले धब्बों को देखकर जब जब हेलन ने ईव से स्पष्टीकरण मांगा, उसने बताया कि वो सीढ़ी से गिर गई है अथवा गुसलखाने में फिसल गई है। क्या किया जाए? पुलिस को बुला भी ले तो ईव बयान देने से मुकर जाए तो हेलन बेकार में बुरी बन जाएगी। उसे रहा नहीं गया, उसने लिजी से बात की। ओ माय गॉड, आई होप ईव इज सेफ। एडम ने तो फ़ोन पर टेरेसा को बताया था कि उसे फ्लू है। लिजी सचमुच घबरा गई। बताया तो मुझे भी यही था, पर मुझे घर के अंदर कदम भी नहीं रखने दिया। मुझे लगता है कि ईव शयन कक्ष के दरवाजे पर आकर इसलिए खड़ी हुई थी ताकि मुझे उसके चेहरे पर लाल नीले धब्बे दिखाई दे जाएं। लिजी ये बात छिपा गई कि ईव उसे विश्वास में लेकर एडम के गुस्से और मारपीट के विषय में बता चुकी थी। ठहरो, मैं रॉबिन से बात करती हूँ, शायद वो कुछ बता पाए। कहते हुए लिजी ने फ़ोन रख दिया और रॉबिन को लेकर सीधे प्रिंसिपल के दफ्तर में पहुंची।
रॉबिन, तुम्हारी मम्मी कैसी हैं? लिजी ने रॉबिन से बातों बातों में पूछा। उन्हें बुखार है, रॉबिन ने पिता का कहा दोहरा दिया। अच्छा, तो उनके चेहरे पर चोट कैसे लगी? गिर गई थी क्या? मैं भी यही सोच रहा था कि बुखार में इतना उनके मुंह से खून कैसे बह रहा था। जो बात रॉबिन की समझ से बाहर थी उसे तो वह अवश्य जानना चाहता था। ओह, उनका हाल पूछना चाह रही थी, पर तुम्हारी मामा फ़ोन ही नहीं उठा रही। मम्मी का फ़ोन तो डैडी के पास था। प्रिंसिपल ने उसी वक्त फ़ोन पर सोशल वर्कर से सलाह ली। ईव की जान को खतरा था, सोच समझकर पुलिस को इत्तला दे दी गई। दरवाजे की घंटी बजी तो एडम ने यही सोचा कि हेलेन फिर किसी बहाने से आई थी। एडम के चुप रहने के बावजूद, इशारा करने के बावजूद ईव कराह रही थी। दरवाज़ा खोलने से पहले उसने बड़ी बेदर्दी से उसके मुंह पर सेलो टेप चिपका दी और कुर्सी पर बिठाकर उसके हाथ बांध दिए। कोई दरवाज़ा पीट रहा था और साथ में ही बेल भी बज रही थी। ईव अपने हाथ छुड़ाने की भरसक कोशिश कर रही थी। उसके गीले चेहरे से सेलो टेप तो स्वयं ही खिसक चुका था। यस, गुस्से में एडम ने दरवाज़ा खोला तो उसे चौखट पर एक महिला के साथ 2 पुलिस वाले खड़े दिखाई दिए। व्हाट इज़ इट ऑफिसर? कैन वी कम इन प्लीज़? सॉरी ऑफिसर, मेरी बीवी बहुत बीमार है। लेट अस गो आउट एंड टॉक। कैन वी टॉक टू योर वाइफ प्लीज़? शी हैज़ गॉन टू द डेंटिस्ट, एडम ने हड़बड़ा कर कहा। तभी ईव दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसके सूजे हुए चेहरे पर अर्ध चिपकी टेप थी, किंतु हौसला बुलंद। वह सैली चालान की तरह एक लंबे कारावास में बिना कोई जुर्म किए सज़ा नहीं काटेगी। वह एडम की ईव नहीं, ईवा है। धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।